हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और साथ में इसको हम सिद्ध भी करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ दिया जाता है कि गॉस का प्रमेय लिखिए और इसको सत्यापित कीजिए। ठीक है, 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है और आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अभी तैयार कर लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल पेपर में पूछा ही जाता है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज आपको पढ़ाया जाता है उसका जो नोट्स होता है आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और आपको कैसे लिखना है। देखिए, ये कोई नहीं बताता है कि लिखना कैसे है, बस समझा देते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, आपको सिखा देते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि लिखना कैसे है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लिखना कैसे है। आपको भले ही सब कुछ आता रहेगा, अगर आप उसको सही से नहीं लिख करके आते हैं अपने पेपर में तो वहां पर नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डालना है गॉस का प्रमेय हेडिंग, और इसमें लिखना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। किसी अगर कोई भी हमारे पास बंद पृष्ठ है, चाहे कैसा भी हो, आकार कुछ भी हो सकता है, बस वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो उस बंद पृष्ठ से जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, जिसको हम फाई ई कहते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, चारों ओर से जो घिरा हुआ कुल वैद्युत आवेश होता है Q का, वो 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाला, वह किसके बराबर होता है? तो उसमें जितना भी आवेश होगा उसके 1/ε0 के गुना के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है। उसके बाद केवल इतना ही आपको नहीं लिखना है, 1 से 2 लाइन और आपको लिखना है। इसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है ना, तो मैथमेटिकल रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, तो वही लिखा गया है यहाँ पर गणितीय भाषा में। तो यहाँ पर आपको अगला हेडिंग लिखना है नीचे गणितीय भाषा में, और आपको डैश लगाना है और नीचे क्या लिखना है कि बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, वहां पर जो हिंदी में लिखा गया था उसको यहाँ पर दिखाना है कि वो कहना क्या चाहता है। तो फाई ई जो होगा वो बराबर होगा आवेश के 1/ε0 गुना के। गुना का मतलब गुणा करते हैं, तो Q इंटू क्या हो जाएगा, 1/ε0। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। यही क्या कहलाता है, तो गॉस का नियम कहलाता है। अगर केवल आता है कि गॉस का नियम ही केवल लिखिए तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलतियां करते हैं, केवल डिफिनीशन लिख करके आते हैं, ये सारी चीजें नहीं लिखते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप पूरा नहीं लिखेंगे। तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, तो ये जो फार्मूला मिला है फाई ई बराबर Q/ε0, ये कहां से आया है, इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, गॉस के नियम की उपपत्ति यानी गॉस का नियम कहां से आया है, यह कैसे सत्यापित हुआ है, तो डिफिनीशन में ही आपको बताया गया था कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या कर लिया कि एक हमने बंद पृष्ठ ले लिया, जिसका हमने नाम क्या रख दिया, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, तो एक बंद पृष्ठ है, और इसके अंदर हमने एक आवेश ले लिया Q। ठीक है, जो कि बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, एक आवेश हमने Q लिया है जो कि बिंदु O पर स्थित है, तथा इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P है। ये जो बिंदु P है यह अंदर है। ठीक है, इसके अंदर यहां पर मान लीजिए, अब बीच की दूरी कितना है, तो स्मॉल r है। तो Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, और ये क्या है, तो यह सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी छोटा सा भाग लिया गया है। ठीक है, तो इसी में क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इनका दिशा भी दिखा दिया, जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर E की दिशा। लेकिन सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। हमेशा ये लंबवत और बाहर की ओर ही इसका दिशा होगा। तो इसके बाहर की ओर, इसके लंबवत, यानी ये इस तरह जाएगा 90 डिग्री बनाते हुए। तो यह किसकी दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। इसका यूज होगा, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का दिशा भी बना दिया। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, आपको हिंदी में 2-4 लाइन लिख देना है, जो यहाँ पर किया गया है कि एक बंद पृष्ठ D है, जिसमें एक बिंदु आवेश Q है, और इसे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, जिसके चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। ठीक है,
और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई है तथा पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र मतलब पृष्ठ के बाहर की और पृष्ठ के लंबवत एक क्षेत्रफल सदिश क्या है, वेक्टर डी वेक्टर ए है। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर ए है। अब इसी को क्या करना है, हिंदी में लिखना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ डी के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए है। डी का मतलब सूक्ष्म होता है, जिसके भी आगे डी लग जाएगा उसका मतलब वो सूक्ष्म है। ठीक है, तो डी क्या है, डीए है। तो यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल जो अवयव है वह डी है। तो जो मैंने फिगर में बनाया था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये लिखना जरूरी नहीं होता है, बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर ही मिलते हैं, उसमें नंबर कटने की संभावना नहीं होती है। और अगर नहीं लिखते हैं तो कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कि एक नंबर काट सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, लिखने के बाद पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावना क्या गारंटी रहती है कि आपको पूरा अंक ही मिलेगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि बिंदु आवेश जो Q है इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो फार्मूला आपको पता होगा कि जब किसी आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने सिद्ध भी कराया था। तो यहां पर लिखेंगे कि बिंदु आवेश Q के कारण ठीक है, बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो फार्मूला याद होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर होता है, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं फार्मूला। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू यानी Q बटे आर स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी दिशा पूछ दूं तब क्या बताएंगे, तो इसकी जो दिशा है वो OP की तरफ है। देखिए O से जो P जा रहा है जिधर, उधर ही क्या है, वेक्टर E की दिशा है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ई की दिशा। अब हम मान लेते हैं कि वेक्टर ई और डी वेक्टर ए के बीच का जो कोण है वह थीटा कोण बना रहे हैं, क्योंकि आगे इसका जरूरत है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच का कोण कितना है, तो वह थीटा कोण है। अब हम क्या करते हैं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर ए के कारण फ्लक्स निकालते हैं कि कितना फ्लक्स गुजरेगा इन छोटे से क्षेत्रफल से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होता है, उसके बाद ही पूरे पृष्ठ से निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा उसका हम मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो लिख दीजिए यहां पर कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वाला कुल फ्लक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कुल फ्लक्स। तो यहां से हो जाएगा, देखिए जब डीए से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे तो जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी तो सूक्ष्म मात्रा में ही गुजरेगा, उसकी मात्रा अधिक थोड़ी होगी। जब क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स भी कम गुजरेगा। तो यहां से जो फाई ई हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी फाई ई हो जाएगा। अभी हमने बताया किसी के आगे डी लग जाएगा तो उसका मतलब सूक्ष्म होता है। तो डी फाई ई मतलब हम सूक्ष्म फ्लक्स निकालेंगे, तो ये बराबर होगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। आपको पढ़ाया गया था कि फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन यहां पर हम सूक्ष्म के लिए निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जब वेक्टर का चिन्ह हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है बीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा।
तो यहां से ई का हम मान रख देते हैं कहां से, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ई का मान हमने निकाला था, तो वो ई का जो मान है यहां पर हम रख देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी फाई ई का मान। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू हम क्या करते हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं। तो डी ए कॉस थीटा बटे क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने एक साथ क्यों किया, क्योंकि ये डी ओमेगा का मान होता है। और डी ओमेगा क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं जो कोण बन रहा है यहां पर वही क्या है, डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हम डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा की जगह हम क्या ले लेते हैं, चूंकि हम मान लेते हैं कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके जगह पे रख देते हैं डी ओमेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना है, आपको पूरे पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसको निकालना है। तो पूरे पृष्ठ से जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने का मतलब ये जो डी रहता है ये हट जाता है। तो हम क्या करते हैं, इधर भी समाकलन कर देते हैं, तो डी फाई ई हो जाएगा, और इधर भी समाकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। समाकलन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, और जिसके साथ डी लगा होता है उसका डी हट जाता है। तो डी फाई ई जो है वो बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, केवल फाई ई बच जाएगा। और यहां से Q जो है वह कांस्टेंट है, Q का एक मान होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, एंटी डी ओमेगा बाहर आएगा, तो केवल क्या बन करके बाहर आएगा, तो ओमेगा। अब यहां से जो ओमेगा है यह घन कोण है, और ओमेगा का जो मान होता है वह 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो हम क्या करते हैं, 4 पाई ओमेगा की जगह पे रख देते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फाई ई का मान कितना मिल गया, तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या कहलाता है, गॉस का नियम कहलाता है। बहुत आसान है, एक बार और अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है। अगर आप इतना कर देते हैं तो पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।